नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँको अहिले म है दिपेन विक एडिटर अफ दिपेन विक न्युज पोर्टल र तपाईँको सामने हुन्छ जयगाउँ मिररको एडिटर अफ जयगाउँ मिररको एडिटर हुनुहुन्छ यहाँनिर विजय गुप्ता र हाम्रो क्यामेराम्यान एज अ क्यामेराम्यान अहिले अपरेट गरिरहनु भएको छ कालचिनी भोइसको एडिटर है सञ्जय साहनी। र हामी अहिले आएको कारण चाहिँ के भनेदेखिलाई तपाईँलाई मुख्य जयगाउँको समस्याहरू चाहिँ हजुरहरूको समक्षमा उजागर गरौँ, देखाउँ है। र यो विषयहरू हामी बोथ नै तपाईँलाई नेपालीमा पनि हिन्दीमा पनि इन्टरेक्सन गर्नेछौँ, किनकि हाम्रो यहाँको लोकल मानिसहरूले नेपाली पनि बुझ्छन्, हिन्दी पनि मजाले बुझ्छन्। र हामी अलिकति मेरो हिन्दी प्रब्लम भएको कारणले गर्दा म क्लियरली हिन्दी स्पिक गर्नु सक्दिनँ, त्यही कारणले गर्दा म नेपालीमै इन्टरेक्सन गर्दैछौँ। र विषय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अहिले तपाईँको जयगाउँको परिस्थितिको बारेमा हामी अलिकति डिस्कसन गर्न आएको। जयगाउँको परिस्थिति कस्तो छ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। र आपने अभी तक में जयगांव का परिस्थिति कैसा देखा है इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आप एज अ रिपोर्टर आप घूमते रहते, आपका नज़रिया बताइए ना, क्या देखा है आपने। एक बार सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जयगांव वासी हैं उनको हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग तीन चैनल के आज यहाँ पे हम लोग आए हैं और मुद्दा यही है कि जयगांव के जो काफ़ी सारी समस्याएं हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, उस विषय में आज हम लोग तीनों एडिटर्स मिलकर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि जयगांव की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एडिटर्स हैं बोल के केवल वहीं तक सीमित है। हम लोग यहाँ पे कुछ लोग जो हैं एडिटर्स जॉब में हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ सोशल वर्कर्स भी हैं, तो रोल काफ़ी सारा है हम लोगों का। तो उस विषय पे हम लोग आते हैं। जयगांव की काफ़ी सारी समस्या, सबसे बड़ा समस्या तो यही देखने को मिलता है जो कि करेंसी को लेकर है। जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला जो शुरू हुआ मार्च से, तो तब तो उतना लोगों को पता नहीं था कि ऐसा समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉकडाउन का समय भारी पड़ता गया, अनलॉक का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन जयगांव वासियों के लिए कभी अनलॉक आया नहीं, क्योंकि जयगांव के ज़्यादातर जो लोग हैं निर्भर करते हैं भूटान के ऊपर, और ख़ासकर हमारे जो पड़ोसी मित्र देश है उनके ऊपर काफ़ी हमारे जो बिजनेसमैन है, कम्युनिटी है, काफ़ी सारे लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज के दिन में देखा जा रहा है कि जाहिर सी बात है, जब तक वैक्सीन्स मार्केट में नहीं आ जाती तब तक तो कहा नहीं जा सकता कि भूटान के साथ जो नॉर्मली बोल सकते हैं भूटान गेट कब खुलेगा। काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता रहता है, कम से कम दिन में करीबन 15 से 20 सवाल तो यही रहता है कि सर भूटान गेट कब खुलेगा। तो सवाल का जवाब देने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, वैक्सीन्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई है। काफ़ी सारे ट्रायल हो रहे हैं, काफ़ी सारे देशों में उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक हमारे इस रीजन में, खासकर इस डुअर्स रीजन हो गया और भूटान जो मित्र देश है, वहाँ पे जब तक वैक्सीन्स नहीं आ जाता तब तक तो ये समस्या रहेगी कि भूटान गेट कब खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है करेंसी को लेकर, ICBC को लेकर। काफ़ी बार देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, भूटान हो या इंडिया, हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक वैकल्पिक रूप पे डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए में करेंसीज़ को एक्सचेंज कर दे रही है। भूटान जो करेंसीज़ है उसको इंडिया करेंसीज़ में एक्सचेंज कर दे रही है, लेकिन समस्या वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही है। समस्या मेरे ख्याल से और बढ़ जा रही है, क्योंकि इंडियन करेंसी तो आ जा रहा है, लेकिन लोग आम लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है बिजनेसमैन लोगों के पास, और वो बिजनेसमैन लोगों के पास कि वही लोग जो हैं फिर भूटान करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जब, और इंडियन करेंसी में ही उनको पेमेंट चाहिए। और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। और हम जैसे लोग भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं हम लोग भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग कह रहे हैं कि सर इंडियन करेंसी में पे कीजिए। सही भी है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन पहले से खुला था, लोग BC करेंसी को चलाते आए हैं, और काफ़ी लोग हैं जो पेमेंट BC करेंसी में ही देते हैं, भूटान करेंसी में ही देते हैं, तो उसे फिर वापस मार्केट में ही ले जाके खर्च करना पड़ता है। तो ये समस्या है काफ़ी
बड़ी समस्या है। और मेरे ख्याल से प्रशासन को, खासकर मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो प्रशासन ये डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं, ये जो भी एसोसिएशन भी शायद जुड़ा हुआ है, तो डिमांड ड्राफ्ट जब बन रहा है तो उसको सार्वजनिक करे कि ये लोगों का डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है। क्योंकि जो लोग डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं वही लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वही लोग हैं जो भूटान करेंसी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का ड्राफ्ट फिर बन के इंडियन करेंसी में आ रहा है। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब आप चले जाएं बड़े बड़े शोरूम में या बिजनेसमैन के पास आप कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ परचेस के लिए, तो वहाँ पे या तो स्टिकर लगा रहता है, नेम प्लेट लगा, ये प्लेट लगा रहता है कि वी एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, या ट्रांजैक्शन, काफ़ी सारा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे कीजिए। लेकिन वही दुकानदार लोगों का ही, वही बिजनेसमैन लोगों का ही डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है। तो आखिर इंडियन करेंसी उनके पास आ रहा है तो भूटान करेंसी उनके पास कैसे आ जा रहा है, ये एक सवाल है। और दूसरा प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है कि बट्टा सिस्टम, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। बट्टा सिस्टम कभी 15 रुपये 100 पे पहुंच जाता है, कभी 5 फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन मार्केट में 8 से 10% एवरेज तो चलते ही रह रहा है। तो जो आम लोग हैं, जो डेली करेंसी का वैल्यू अभी फिलहाल में कितना है? देखिए करेंसी का, देखिए ये तो एक हाई लेवल टॉपिक है। का डिफरेंस है ना? हाँ, ऐसे अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो शायद कुछ पैसों का ही डिफरेंट दिखाता है, लेकिन इस टॉपिक पे चर्चा हम लोग इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया और भूटान गवर्नमेंट का रिलेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि ये एक विशेष मुद्दा है जो इंडियन गवर्नमेंट और भूटान गवर्नमेंट के रिलेशन के ऊपर दोनों का करेंसी का एक समझौता के तरह से, फ्रेंडशिप के तरह से चलता है। लेकिन क्योंकि ये समस्या ऐसा है कि हम लोग हमेशा कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है मार्केट में, ऐसा क्यों है। तो जब गवर्नमेंट के तरफ से, जब इंडियन गवर्नमेंट और भूटान गवर्नमेंट दोनों की एक मतलब एक एग्रीमेंट बोले या एक समझौता बोले या एक फ्रेंडशिप रिलेशन बोले, उसके तहत अगर दोनों देशों के बीच जो करेंसी का मूल्य है, जो वैल्यू है, दोनों अगर आपस में बराबर रख रहे हैं तो मार्केट के बिजनेसमैन लोग इसको क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बेनिफिट के लिए, अपने सुविधा के लिए, और मेरे ख्याल से ये सुविधा वाला बात नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हमारे जो जयगांव वासी है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्योंकि अगर इंडिया भूटान का रिलेशन इतना अच्छा है, जब दोनों सरकारें दोनों अपने करेंसी को बराबर में अगर डील कर रही हैं, तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो कौन होते हैं उनका रेट फिक्स करने वाले? और इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको ड्राफ्ट बना के दे रही है, उसके बाद भी अगर आप इस तरह का, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस तरह का बिजनेस भी कर रहे हैं इलीगली, और काफ़ी सारी समस्याएं हैं। खैर आज तो बहुत बड़ा दिन है। मैं एक बार फिर से जयगांव वासियों को सूचना दे देना चाहूँगा, आज बहुत बड़ा दिन है जयगांव वासियों के लिए कि जयगांव फायर स्टेशन आज इनॉग्रेट हो रहा है सीएम ममता बनर्जी के हाथों द्वारा, रिमोट कंट्रोल द्वारा। तो जलपाईगुड़ी से आज 3:30 बजे उसका इनॉग्रेशन होगा। तो आप सभी जयगांव वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। मैंने क्या देखा है एक्चुअली, म त दर्शक पनि बेसी जति नेपालीमै यो गर्न चाहन्छु, किनकि मेरो अलिकति हिन्दीमा अलिकति है लाग्दैन, जिब्रो लटपटिन्छ, अलिक शब्दको असुविधा हुन्छ है। त्यही कारणले गर्दा म प्रायः जस्तो नेपालीमै गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई के देखाउन चाहन्छु आज अलिकति भन्नाले, र दर्शक पनि के देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई भनेदेखिलाई, तपाईँहरू हेर्नुहोस्, जयगाउँ एउटा भ्यालीमा पर्छ। चारै तर्फबाट प्रायः जस्तो पहाडहरूले छेपेको छ है, हिल्सहरूले घेरेको कारणले गर्दाखेरि जयगाउँ गहिराईमा छ। त्यही कारणले गर्दा यो हाम्रो एउटा भ्याली जग्गा पर्छ। तर के देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले अहिले यो लकडाउनको अवधिमा जयगाउँमा एउटा आइसिबिसीको एकदमै ठुलो समस्या भएको छ, र यो कारणले गर्दाखेरि जयगाउँमा रहेका धेरै तपाईँको दोकानदौडीहरू छ, धेरै दोकानदौडीहरू छ। यो दोकानदौडीहरू चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ कि प्रायः जस्तो दोकानदौडी जुन चाहिँ निम्न वर्गको रिटेलर्सहरू छ, सानो है, सानो दोकानदौडीहरू छ, यिनीहरू प्रायः जस्तो सबै बन्द भइसकिसक्यो। हामी त तपाईँहरूको गली गली चेप कुजिने बस्छौँ, न्युजको लागि जग्गा कुद्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई यो विषयहरूमा धेरै थाहा छ है। र
दोकान दौडीहरू बन्द भएको देख्छौँ र अरू हेर्नु सक्नुहुन्छ लाखौँ लाखौँ करोडौँको ड्राफ्टहरू साटिरहेको छ। तर आजको दिनमा एउटा सानो रिटेलर दोकानले है होलसेल दोकानमा गयो सामान किन्नु भनेदेखिलाई त्यही होलसेलवालाले उसलाई त्यहाँ बट्टा काट्छ। हामी केही किन्नु जान्छौँ त्यसमा पनि बट्टा चार्जेस भइरहेको हुन्छ र यो सिस्टम कहिले उयो हुने। र तपाईँलाई थाहा छ है नेटमा पनि हेर्नु भनेदेखि पोइन्ट समथिङको डिफ्रेन्स भेट्नुहुन्छ तपाईँले एमाउन्टमा भुटान करेन्सीमा। तर पनि यो अहिलेसम्म यो सिस्टम कसले जेनेरेट गर्यो यो सिस्टम र यसलाई किन अगाडि नरोकिएको। यो त एउटा व्यापार भयो, 2 नम्बरी व्यापार भइरहेको छ है। र धेरै मानिसहरूको अहिले जसले कमायो लकडाउनको टाइममा है यो काम गरेर बट्टा सिस्टम गरेर उनीहरूको त सम्पत्ति अर्बको कमाए प्लस दोकान दौडी स्टिल एक्जिस्ट छ। र जो गरिब दुखी छन् है निम्न वर्गको मानिसहरू छन् उनीहरू मरिरहेको छ। र डेलीको 100-200-300 हाजिरामा काम गर्ने व्यक्तिहरू यस्तो व्यक्तिहरू पनि धेरै मरिरहेका छन्। मानिसहरूलाई अहिले साह्रो परिसक्यो। तपाईँले अचल डेली देख्नुहुन्छ जयगाउँमा क्राइम रेट पनि बढ्दैछ, लुटपाट चोरीहरू डकैतीहरू यो पनि भइरहेको छ है। क्यामेराको फुटेजहरू अस्ति नै तपाईँहरूले देख्नु सक्नुभयो जयगाउँतिर पनि है जग्गा जग्गातिरको कसरी लुटपाट हुँदैछ, दिउँसो नै छिनताईहरू हुँदैछ। यो चाहिँ के कारणले गर्दा भनेदेखि दर्शक पनि व्यापार छैन, मानिसहरूको दोकान दौडी बन्द भइसक्यो, मानिसहरूको कामकाज छैन, कति दोकानबाट स्टाफहरू अझै पनि निकाल्दैछ। यो सानो सानो माइनर कुरो जस्तो लाग्छ है ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई। यो अर्कोले काम नपाउनु उनीहरूले पाउनु अरू जस्तो ठुल्ठुलो औदामा बसेको व्यक्तिहरू एडमिनिस्ट्रेसनहरूलाई यो यसमा केही इन्ट्रेस्ट छैन, चासो छैन। किनकि उनीहरूलाई त्यो व्यक्तिको घरमा कस्तो अवस्था परिरहेछ, कस्तो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिको बारेमा अलिकति जानकारी हुँदैन उसलाई। उसले आफ्नो जस्तो सोचेको हुन्छ त्यस्तो खालको हुँदैन उसको अरूको। र यहाँ डिफ्रेन्स छ मानिसहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, कोही धनी छन् कोही गरिब छन्, कोही एकदमै तल्लो वर्गको मानिसहरू छन्। यस्तो मानिसहरू यहाँ एक्जिस्ट गर्छन्। क्राउड छ जयगाउँ हेर्नुहोस्, वेल प्लानेट पनि देख्दैन, धेरै क्राउड छ, मानिसहरूको जबलेस भएर बसिरहेका छन्। यो कारणले गर्दा आज हामी आएको तपाईँको समक्ष के भनेदेखिलाई तपाईँलाई जयगाउँ अहिले एकदम रित्तो भइसक्यो। र मैले स्टडी गरेकोमा के देखेँ भनेदेखिलाई तपाईँको जयगाउँ छोडेर दलसिङतिर र हाँसीमारातिर अलिअलि व्यापारहरू अहिले डेभलप हुँदैछ, अलिकति बिजनेस फ्लोराइज हल्का हल्का चल्दैछ यो जयगाउँ कम्पेरिङ टु त्यता। किन इन फ्युचरमा मैले यो पनि देखेँ कि तपाईँको दलसिङ हाँसीमारा र उता एरियाहरू जुन चाहिँ छ त्यो भागहरू चाहिँ एज अ मार्केटिङको लागि ठुल्ठुलो मार्केटहरूको बढ्ने ग्रोथ हुने चान्सेस छ। तर जयगाउँ चाहिँ इन फ्युचर हामीले यस्तै हो भनेदेखिलाई चाहिँ बन्द आउने अवस्था देखिसकेका छौँ। र यही छ, यही देखाउँदैछौँ। र हाम्रो समक्ष आउनुहोस् न, हाम्रो समक्ष तपाईँको कालचिनी भोइसको एडिटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के देख्नुभएको छ जयगाउँमा र है उहाँ पनि यहाँनिर बसोबास गर्नुहुन्छ र के देख्नुभएको छ उहाँको मुखबाट अलिकति जान्न चाहन्छु। र हजुर तपाईँले जयगाउँमा के विकनेस देखे, जयगाउँको मानिसहरूको अहिले अवस्था यस्तोहरू छ योहरू विषयमा अलिक बताइदिनुहोस् न। कोभिड-19 को जुन चाहिँ पेन्डामिकको अनुसार यहाँनिर जयगाउँको जो इन्टरनेसनल बोर्डर छ हामी यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ पब्लिक भ्यू हेरिदिनुहोस्, यो जस्तो लाग्छ कि एउटा हामी फरेन कन्ट्रीमा बसेको छौँ। यो जयगाउँ भन्ने सहर चाहिँ पुरा डेभलप छ। यहाँनिर कुनै यस्तो व्यवस्था छैन कि हामी पाउनु सक्दैनौँ, यहाँ सबै कुरो पाइन्छ। र भुटान एउटा वर्ल्डमा सबभन्दा स्माइलेस र पिस कन्ट्री भनिन्छ। यसलाई चाहिँ सानो एउटा भुटान एउटा यस्तो देश हो जो चाहिँ पिस मेन्टेन गरेको छ। यहाँनिर जिरो कार्बन भनेको छ, यहाँनिर तपाईँलाई पल्युसन भन्नुहोस् यहाँ छैन। र त्यहाँबाट पनि हामीले कति कुरा शिक्षा लिनुहोस् है। यहाँनिर जस्तो तपाईँ अटो पल्युसन भयो, कतिवटा पल्युसन भयो, मान्छेले डस्टबिन जलाउँदैन। अनि यो पनि कतिवटा हाम्रोलाई हाइजिन भन्छ नि, इन्भाइरोमेन्टको लागि हाइजिन कति इम्पोर्टेन्ट छ। यो लाइफ अरियर लाइफ जस्तो पेन्डेमिकमा मान्छेहरूले आफ्नो हेल्थ लिएर विषयवस्तु लिएर कतिवटा छ। र बिजनेस कुरामा आउँदाखेरि यहाँनिर बिजनेस एउटा यस्तो इन्टरनेसनल बोर्डरमा थियो, डल्लै भुटानलाई मार्केटिङ जति पनि यो ट्रान्सपोर्टेसनको सामान, यो ग्रोसरी भयो, तपाईँको जस्तो हार्डवेयरको आइटमहरू भयो, जति पनि आइटमहरू छ यो हाम्रो इन्टरनेसनल बोर्डर यो इन्डो भुटान भनिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ भुटानको बाटोबाट जाँदै थियो। तर लकडाउन यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक जुन चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसन छ वर्ल्डमा, वर्ल्ड इन्टायर तपाईँको जस्तो कन्ट्रीमा छ, यहाँ चाहिँ भुटानले पनि त्यो धेरै अवेरनेस प्रोग्राम गरेर आज उहाँको मान्छेहरूलाई बचाउनको निम्ति, भुटानको सिटिजनलाई प्रोटेक्सन दिनुको निम्ति हेल्थ र हाइजिन राख्नु, कोभिड-19सँग हाउ प्रोटेक्सन अफ कोभिड-19 देन यो भुटानको गेट चाहिँ लकडाउन गरेर राखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ प्रभावमा भन्दाखेरि प्रभावित यस्तो भएको छ कि यहाँनिर तपाईँलाई यो जति पनि बिजनेसहरू छ यहाँ लकडाउनले गर्दा बिजनेसहरू चाहिँ प्रायः बन्दको जस्तो छ। तर यहाँनिर हाम्रो जिएसटी मोडमा अस्ति नै जिएसटी मोडमा इन्टरनेसनल बोर्डर जुन चाहिँ पासाका भन्छ तपाईँलाई, यहाँनिर जुन चाहिँ दलसिङपाडाको जुन एसियन हाइवे त्यो बाटो चाहिँ एउटा हामी खोलिदिएको छ भुटानको इन्टरनेसनल। त्यहाँ चाहिँ भुटानको जति पनि इम्पोर्टेन्ट ट्रान्सपोर्टेसनहरू छ भुटानको पब्लिकको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल भयो, नेसनल मार्केटिङ जस्तो तपाईँको केन्द्र सरकारबाट सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट जति पनि ट्रान्सपोर्टेसनको माध्यमबाट उहाँहरू सामानहरू चाहिँ भुटानले चाहिँ प्रोटेक्सन गराउँदैछ भने चाहिँ हामी यस्तो भन्नु सकिँदैन कि आजको दिनमा चाहिँ भुटानले केही पाएको छैन। भुटानले एभ्रिबडी पाउँदैछ, सबै कुरा पाउँदैछ, बशर्ते पाएको छैन
भने चाहिँ हामीको यहाँको स्मल इन्डस्ट्री भयो, सानो बिजनेसम्यान भयो, यानि जुन चाहिँ लघु बिजनेसम्यान छ यिनीहरूको चाहिँ अलिकति यिनीहरू वञ्चित हुँदैछ, इन्कम सोर्सेसहरू बन्द भएको छ। बन्द हुनाले गर्दाखेरि यो जयगाउँ जस्तो सहरमा आज बेकार युवाहरू पनि कति बाहिरबाट अरू स्टेटबाट फर्केर पनि यहाँ आएको छ र यहाँको लोकल बिजनेस भन्नु, ट्रान्सपोर्टेसन भन्नु, अटो रिक्सा चलाउनेहरूको नै यहाँ जबलेस भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ भने कि जयगाउँमा कतै न कतै आजभोलि क्राइम रेटहरू बढ्दैछ जस्तो लाग्छ। र हामी यति पनि निवेदन गर्न चाहन्छौँ यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन, जेडिए, यहाँको जति पनि पुलिस विभागको अफिसरहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू यसरी एउटा के भन्नु लोकल तर यसरी युथ लिएर यसरी प्रोग्रामहरू बनाउनुहोस् जहाँ युथहरू चाहिँ नो टु ड्रग्स हो, यसरी ड्रग्स नसाबन्दी बनाउन जाओस् र आउनेवाला पिँढी जयगाउँको के गरी खाओस्। र कोभिड-19 को जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यो इन्टरनेसनल प्रब्लम छ होइन, त्यो कोभिड-19 सारै देशमा छ र दिल्ली सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट कुनै पनि अब खोल्ने सुविधाहरू हुन्छ भने त्यो त विल फ्युचर सी भनेर अब फ्युचरमा कहिले खोलिन्छ त्यो त अब नेसनल म्याटर हो। अब सेन्ट्रलबाट चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ह्युमन एफेयर्सहरू छ, फरेन एफेयर्सले गर्छ, राजदूतहरू हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ भन्नु सकिँदैन र आज खोलिदिउँ भोलि खोलिदिउँ होइन, यो विषय चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको माथि डिपेन्ड गर्छ। र हामी के चाहन्छौँ भने जयगाउँको जति पनि बिजनेस व्यवसायहरू छ, यहाँको नागरिक जनताहरू छ, आफू चाहिँ एउटा सरकारको प्रति भावना राखेर र स्टेट गभर्मेन्टको प्रति भावना राखेर र भुटानको प्रति एउटा राम्रो भावना राखेर एउटा राम्रो अब बिगिनिङ भन्छ राम्रोसँग सञ्चालन रूपले जीवन जीविका चलाइदिनुहोस् होला, सबैले प्रशासनको पनि हेल्प गरिदिनुहोस् होला। यसै गरिदिएर यो हाम्रो जयगाउँ सहरलाई चाहिँ अझै निम्ति अझै इम्पोर्टेन्स अझै यसलाई चाहिँ डेभलप गरिदिनु होला है, सबैको कर्तव्य बनिन्छ। र हाम्रो पनि नागरिकको कर्तव्य छ, कसैको विषयवस्तु हराएको छ भने कसैलाई पुर्याइदिने हो, कसैको जीवन जीविकालाई अलिकति हेल्प गरिदिने हो, प्रशासनले मद्दत गर्ने हो। जस्तै हाम्रो आजको रिसेन्ट कुरा भन्दैछु तपाईँलाई, यहाँनिर तपाईँलाई जयगाउँको GP1 मा ग्राम पञ्चायतमा रामगाउँ भन्ने सहरमा बुद्धनगरमा एउटा फायर स्टेसनको इनोग्रेट अगाडि नै भएको थियो, तर आज चाहिँ सेरेमनी रहेछ, ओपन सेरेमनी भनेपछि चाहिँ अब हामीले अग्निकाण्डको कुरा आउँदाखेरि अस्ति नै एउटा बालिका केटी भन्दाखेरि 18-17 वर्ष केटी जलेर अकाल मृत्यु भएर मरेको छ। अब त्यो कारणको विषयवस्तु म जानु सक्दैन, म तपाईँलाई क्षमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तर यो तपाईँको जुन चाहिँ फायर स्टेसन अघिदेखि नै यहाँनिर सुइटेबल भएर ओपनिङ गरेको भए आज चाहिँ सायद उसले फायर स्टेसनको मान्छेहरू उनीहरूको पर्सनलहरू आएर चाहिँ आगो बुझाउनुमा फायरको आगो बुझाउनुमा हेल्प गर्नु सक्थ्यो होला। तर जे पनि होस् बितेको कुरा हामी चाहिँ नगरौँ होला होइन, जो बितिसक्यो। अब भविष्यमा चाहिँ फायर स्टेसन आएको छ, अग्निकाण्डबाट जुनै पनि अब सानो अब कुनै पनि अग्निको यस्तोहरू कुनै घटनाहरू भएदेखि हाम्रो फायर स्टेसन वेलकम छ। हाम्रो फायर स्टेसनको जति पनि स्टाफहरू छ, यहाँनिर फायरको गाडीहरू हामी पनि अहिले नै भेटेर आएको छौँ हो, आज सेरेमनी हो। उहाँले चाहिँ अब जयगाउँबाट चाहिँ फायर स्टेसन भएदेखि बहुतै फाइदा भयो मान्छेलाई, किनकि जयगाउँमा यस्तो रिमोटको घर छ, एउटा घरदेखि अर्को घर लागिरहेको छ। अहिले कुनै अग्निकाण्ड भएदेखि चाहिँ एउटा घरमा आगो लाग्नु बित्तिकै अर्को घरमा सर्नु चाहिँ बेर लाग्दैन हो। त्यसले कारण चाहिँ आज फायर ब्रिगेडको चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल छ है। फायर ब्रिगेड आएदेखि चाहिँ जयगाउँको बासी चाहिँ पुरा खुसी छ। आउने दिनमा कुनै पनि फायर क्रेकिङको न्युज आयो भने चाहिँ फटाफट त्यहाँ गएर चाहिँ इमिडिएटली इन्स्ट्यान्टली गाडीहरू चाहिँ फायरको गाडीहरू दमकल विभागको मान्छे पुगेर आगो निभाउनुको कामहरू गर्छ। र यति भन्दैमा आज चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेकिङ न्युज भन्दा पनि ब्रेकिङ न्युजै हो। फायर स्टेसनको चाहिँ ओपनिङ भयो। जयगाउँवासीलाई चाहिँ जति पनि यहाँ जनताहरू छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामी एउटा मेसेज दिन चाहन्छ। यो जयगाउँको सेरेमनीमा चाहिँ आएर तपाईँहरू चाहिँ आँखाले देखिदिनुहोस् होला है। तपाईँहरूको सबै जानकारी पुगाउँदैछौँ हामी यो माध्यम गरेर। र हाम्रो यो आज यहाँको जुन चाहिँ आज हामी जुन चाहिँ सानो एउटा इन्ट्रेक्सन गरेको छ, हामी 3 जना भाइहरू रिपोर्टर भाइहरू छ हामी, यसको चाहिँ मतलब यसो छ कसैले हामीलाई व्यक्तिगत हानि पुछाएको होइन। हामी मेसेज गर्न चाहन्छौँ, हामी तपाईँको लागि हो, हामी रिपोर्टर हौँ, हामी जनताको लागि छौँ। हामी जनता, नेता, गरिबी, पब्लिक, लेबर, एभ्रिथिङ, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेसन, ल सबैको लागि छौँ। हामी चाहिँ जनतालाई हाम्रोद्वारा चाहिँ न्युज देखाएको माध्यमले चाहिँ तपाईँको घरमा पुर्याउन चाहन्छौँ। किन चाहन्छौँ भने जयगाउँमा सानो एउटा उन्नतिको काम पनि हामी तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ, सानो घटनाको पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ। यसकै निम्ति आज हामी यहाँ 3 भाइ मिलेर हामी एउटा सानो इन्टरभ्यूको क्रियाकलाप गरिरहेको छौँ। र इन्टरनेसनल बोर्डरमा यो यति सौन्दर्य जग्गा तपाईँले हेर्नुहोस् होला, क्यामेरामा म देखाउन चाहन्छु। यो हेर्नुहोस्, लाग्दा हामी पनि कोही नयाँ मान्छे अचानक आयो भने यो गैरी गाउँदेखि माथि टपलेसमा हिलमा देख्यो भने चाहिँ यो लाग्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ कुनै एउटा फरेन कन्ट्रीमा बसेको छ जस्तो लाग्छ। चारैतिरबाट पहाड, साइडमा खोला अनि बिचमा जयगाउँ सहर। र यति भन्दैमा जयगाउँवासीलाई चाहिँ म एकदम हार्दिक अभिनन्दन र मेरो प्रतिबाट धेरै तपाईँलाई अब के भन्नु अभिनन्दन छ, गुड लक छ। तपाईँहरू जीवन जीविका र
र मान्छे यहाँनिर तपाईँहरूले राम्रोसँग बसोबास गरिदिनु होला। हामी चाहिँ यही माध्यमबाट न्युजको माध्यम भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो जयगाउँ मेम्बरका भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो दिपेन विक जुन चाहिँ एउटा पोर्टल न्युज चलाउँछ उहाँ भाइको, र म आफै भोइस अफ कालचिनी र नर्थ इस्ट वेबसाइटको जर्नलिस्ट हो। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। आजको दिनमा यति कोभिड-19को प्रकोप पेन्डेमिकको अनुसार पनि हामी जयगाउँवासी हाँसी खुसी आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ। र स्वस्थ रहनुहोस्, हेल्दी रहनुहोस्, आफ्नो जीवनलाई रक्षा गर्नुहोस्, यति भन्दै म नमस्कार गर्दैछु। र दर्शकबिन अहिले उहाँले भन्दामा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि बाहिरबाट आउने युथहरू, अहिले यो एउटा के समस्या उत्पन्न भएको मैले देखिरहेको छु भनेदेखिलाई जयगाउँमा तपाईँको के भनेदेखिलाई हेर्नु यहाँनिर ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू त छैन है। प्रायः जस्तो मानिस डिपेन्ड गर्छ पासाघाटतिर, यहाँको लोकल मानिसहरू जान्छ पासाघाटतिर काम गर्नुको लागि। र जसकोमा पैसा पुँजी छ उनीहरूको त आफ्नो निजी बिजनेस व्यवसायहरू छ, जो चाहिँ अरू दोकानमा काम गरेर पासाघाटतिर फ्याक्ट्रीतिर काम गरेर बस्ने व्यक्तिहरू छन्, उहाँको अहिले घरमा लाले पडिएको छ खानेको। र पहिले जुन चाहिँ रासनको चामल सामग्रीहरू आउँथ्यो त्यो पनि इनफ आउँथ्यो, अहिले त्यो पनि घटेको छ। यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले रासनको सामग्रीमा पनि घटौती भएको छ। र के हुँदैछ भनेदेखिलाई एउटा कुरो, जब यत्रो लामो दिन भुटान, मैले एउटा कुरो नोटिस गरेको तपाईँको, जब यत्रो लामो दिन भुटान बन्द भयो तब के देख्नु पायो भनेदेखिलाई तपाईँको अब भुटान त बन्द भयो, भुटानको मान्छे कस्टमर यहाँ आएको छैन, तर पनि भुटान करेन्सी यहाँ सर्कुलेट भइरहेछ कसरी है। फेरि तपाईँको एक खेप बट्टा यत्रो एमाउन्टको साट्यो, 3-4 खेप साटिसक्यो, यत्रो एमाउन्टको हाई एमाउन्टको तपाईँको बट्टा साटिसक्यो, तर पनि भुटान करेन्सी स्टिल मार्केटमा एक्जिस्ट छ र स्टिल मार्केटमा चलि नै रहेको छ। यो कुरो एउटा प्रश्न उठ्छ है, यो कुरो एउटा स्वाभाविक कुरो हो, दिमागमा आउने र सोच्ने स्वाभाविक कुरो हो। र के देखिन्छ भनेदेखिलाई अहिले तपाईँको धेरै बेङ्गलोरतिर है, दिल्लीतिर, हैदराबादतिर, अरू जग्गातिर जो काम गरी यहाँको लोकल मानिसहरू गएर काम गर्थे, त्यो मानिसहरू फर्केर आफ्नो घरतिर आउँदैछन्, उहाँतिरको कारोबार ठप भएर। र अब चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखिलाई जयगाउँमा नयाँ विकासहरू गरोस्, जहाँ चाहिँ रोजगारको प्रावधानहरू जेनेरेट होस्, युथहरूलाई आउने फ्युचरको युथ जेनेरेसनलाई, यहाँको मानिसहरूको लागि रोजगारको पनि केही साधन बन्नुहोस् न। म त यहाँ त केही रोजगारको साधन बन्नेको देख्दिनँ। जस्तो एउटा फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु, आलिपुरमा एउटा कोर्ट बन्यो, कोर्ट बन्नेपछि के भयो, कोर्टमा जुन चाहिँ एपोइन्टेडहरू छ, जो उयोहरू छन् है, जो ठुल्ठुलो अफिसरहरू छन्, उनीहरू त सरकारी इक्जाम पासहरू गरेर यो हेबिजाबी गरेर आएर बसेर चलो औदामा छन्। तर के हुँदैछ भनेदेखिलाई जो गभर्मेन्ट स्टाफ छैनन् त्यो व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँनिर सानो दोकान दौडी है लगाएर एभ्रिथिङ गरेर अहिले कमाएर खाने बाटोहरू जस्तो बन्नेको, त्यस्तै कुरोहरू पनि यहाँनिर बन्नुहोस्। यस्तोहरू कुरो जसले चाहिँ भोलिको दिनमा यहाँनिरको बासिन्दाहरूलाई, यहाँको मानिसहरूलाई खाने बाटो बन्नुहोस्। र योहरू छैन तपाईँको है। र अरू धेरै कुरो स्रोतहरू बनिन सक्छ जसले चाहिँ यहाँ इन्कम जेनेरेट हुनसक्छ, त्यो कुरोहरू कमी देखिन्छ। र थुप्रो कुरो छ जुन चाहिँ हाम्रो नजरबाट पनि बाँचेको छ, हाम्रो नजरमा पनि आउँदैन कतिवटा कुरो त हजुरहरूको नै कतिवटा कुरो त हामीलाई सजेसन चाहिन्छ है, किनकि हजुरहरूले देखेको कुरोहरू, हाम्रो आँखाबाट वञ्चित भएको कुरोहरू हजुरहरूले देखेको हुनु सक्नुहुन्छ। र यो कुरोहरू हजुरहरूलाई राख्न चाहन्छौँ। र विजय गुप्ताज्यू फेरि तपाईँहरूको सामने केही कुराहरू लिएर राख्नुहुनेछ र उहाँ आउनुभएको छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? दोस्तों, आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे कि हो सकता है जयगांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, हो सकता है काफ़ी सारे कार्य करना बाकी है, लेकिन हम लोग जयगांव वासी और हम लोग जो जनता है हमेशा कोसते रहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, प्रशासन ने ये नहीं किया, लेकिन हम लोग कभी ये चीज़ नहीं सोचते कि वो क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है कि वो सारे कार्य नहीं हो पाते, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाता। तो हम लोग दोस्तों बेसिकली हम लोग जो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं यही अपील करना चाहेंगे हमारे जितने भी जनता है, व्यूअर्स है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं या जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। काफ़ी बार देखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन सही जगह पे सही समय पे नहीं पहुंचने के कारण वो कार्य नहीं हो पाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लें कि कहीं रोड में गड्ढा है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रशासन ने मरम्मत नहीं किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन को पता ही ना चलता हो उस समय तक कि वहाँ पे वैसा कुछ प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारी समस्याएँ हैं जो उजागर करने की ज़रूरत है, काफ़ी सारी समस्याएँ हैं जिसको हमें बताने की ज़रूरत है, प्रशासन को बताने की ज़रूरत है,
लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है। उसी के बाद ही ये सब पहल हो सकता है, ये सब सुधार हो सकता है। जैसे कि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है, जयगांव में कॉलेज है लेकिन 10+2 के स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्राम पंचायत और काफ़ी सारे सुविधाएं हैं, लेकिन एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जो 24 घंटे खुला रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक इंसिडेंशली हमारे साथ हो गया था कि हमारे एक स्टाफ को इंजरी हो गया था, तो काफ़ी समय हो गया था, तो हम सोचे कि जाके मेडिकल उसका चेकअप कराएं। जब शाम को जाते हैं, काफ़ी समय हो चुका था, तो पता चला कि हेल्थ सेंटर बंद है। तो अगला दिन उसे सुबह गाड़ी में करके लेके गए थे मेडिकल चेकअप कराने के लिए लोथाबाड़ी। तो ऐसी सारी समस्याएं हैं। निश्चित रूप से सरकारी परियोजनाएं काफ़ी सारे हैं जो सरकार दे रही है, आपको चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे चिकित्सा हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो, काफ़ी सारे सुविधाएं हैं। सरकार, बंगाल सरकार को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। बंगाल सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आम जनता हो, सभी के लिए। तो इतने सारे सुविधाओं को होते हुए भी अगर कहीं पे चूक होता है, कहीं पे कुछ छूट जाता है, तो हम जैसे जो मीडिया कर्मी हैं उनका दायित्व काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक मीडिएटर होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक जयगांव वासी होने के नाते हमारा भी एक दायित्व बनता है कि जयगांव में या आसपास में कुछ भी अगर हो रहा हो तो उसका सीधा आप सभी को जो जानकारियां हैं आपके समक्ष पहुंचाएं, और साथ साथ में उन जानकारियों को प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पहुंचाएं। और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स भी देखने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। खैर वो तो कमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन उन लोगों से केवल यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े, हम लोगों के साथ जुड़ें, और कुछ भी समस्याएं हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है जिसको दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जानकारियाँ वहाँ तक पहुँचाएं, साझा करें। और एक रिक्वेस्ट यही है कि हम नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आगे बढ़ें, और जो भी समस्याएं हों उसका समाधान करने के लिए हम लोग सब मिल के, एक साथ मिल के उसका समाधान करने के लिए कुछ पहल करें, शुरुआत करें। छोटा सा शुरुआत, कहते हैं दोस्तों कि इनिशियल स्टेप जो होता है, पहला स्टेप खुद ही लेना पड़ता है, ये कहावत है। तो पहला स्टेप हम लोग खुद लेते हैं एक आम नागरिक होने के नाते, उसके बाद अगले से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और जयगांव की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, आप सभी को हम लोग ये भी बता दें कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सारे समस्याएं हैं जयगांव का, एक एक करके हम लोग उसको कवर करेंगे। हम लोग आप सभी के समक्ष भी रखेंगे और प्रशासन के समक्ष भी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। काफ़ी सारे धमकियां भी आती हैं, खैर वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं कहना चाहेंगे। और इस समय हमारे साथ दीपेन जी हमारे साथ हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, जब आपने हॉस्पिटल की बात किया, तो एक हॉस्पिटल का क्या दिखाई देता है कि मैंने देखा है कि 10 बजे से ओपनिंग होता है, जैसे जयगांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 10 बजे से होता है, 2 बजे क्लोज हो जाता है, ठीक है। 24 आवर रनिंग नहीं होता है। तो कोई एक्सीडेंट हो जाए रास्ता में, उसको लाना पड़ता हो, तो हॉस्पिटल में क्या करना पड़ता है कि उसको वहाँ से रिफ़र कर देता है, मतलब वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। कभी कभी हॉस्पिटल खुला ही नहीं रहता है। एक इंसिडेंट हुआ एशियन हाईवे में, यहाँ एक लड़का था, उसका नाम मैं भूल गया, शायद TVS शोरूम में काम करता था। तो मैं वहाँ से कवरेज करके, न्यूज़ कवरेज करके आ रहा था उसी रूट से, तो देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, उस एम्बुलेंस को ट्राई किया, एम्बुलेंस में नहीं लगता, 100 में कॉल किया, उसमें भी कॉल नहीं लगता। लास्ट में क्या, उसका थोड़ा बहुत नस चल रहा था, थोड़ा बहुत सांसें चल रहे थे उस टाइम में। तो उसको सोचे कि उसको यहाँ लेके आए, पर यहाँ पर हॉस्पिटल बंद है। तो उसको रास्ते में लेके जाते जाते, प्रशासन द्वारा लेके जा रहे थे, जाते जाते वो मर गए। ये हो रहा है यहाँ पर। मेरा ही अपना ही आदमी भी ऐसा ही हुआ कि उनको बीमारी हो गई, तो हॉस्पिटल लेके आए थे, हॉस्पिटल तो बंद है। लास्ट में जाके लोकल जो छोटा मोटा दवाखाना वगैरह है यहाँ पर, वहाँ जाके दरवाज़ा नॉक करना पड़ा, रात को लोग उठते नहीं, एक तो वो भी समस्या, लास्ट में वो भी डेथ हो गया। ये बहुत समस्या है जयगांव में।
ये ऐसा समस्या है जयगांव में कभी ये सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं है। और रास्ता का बात करें तो बाइक वगैरह स्पीड तो देख सकते हो आप, एशियन हाईवे वगैरह में जाइए, स्पीड तो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा स्पीड चलाते हैं यहाँ पर यूथ वगैरह। और यहाँ पर एक समस्या और सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है ड्रग्स का समस्या। जयगांव एक नशीला जगह बनता जा रहा है ना। अभी तो यूथ क्या कि इतना गैप हो गया है कि नहीं, डिस्टेंस भी इतना हो गया कि स्कूल वगैरह 8-9 महीने जैसा हो गया कि स्कूल बंद है होने के कारण से कहाँ जाते हैं नशीले करने, क्या करने, काम वगैरह तो जगह में है भी नहीं, ऐसे एक्सक्यूज़ बना हुआ है, पढ़ाई तो बंद है, ठप है, ऐसे एक्सक्यूज़ बना हुआ है। ये वगैरह समस्या है जयगांव में। यही समस्या वगैरह हम आप लोग के समक्ष दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और हम लोग को पता भी नहीं रहता है कि चेप जैसे कोच में हो या गली गली में हो, बहुत सा समस्या रहता है, ऐसा हम लोग को पता नहीं होता है। प्लीज़ आप लोग हम लोग से संपर्क बनाए रखें, आप लोग हम लोग को फीडबैक देते रहे, आप लोग हम लोग को बताते रहे ये जगह में ये समस्या, ये जगह में ये समस्या, हम लोग हाईलाइट करते रहेंगे। कब तक इसका सॉल्यूशन निकलेगा तब तक हम लोग हाईलाइट करते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम तीनों न्यूज़ एडिटर्स आज हम लोग यहाँ पे डाँड़ा गांव के गहरी गांव ऊपर पहाड़ियों पे आए हुए थे। ज़्यादा लंबा समय आप सभी का भी नहीं लेना चाहेंगे, चर्चा पे थे आज हम लोग तीनों एडिटर्स, और कोशिश यही था कि कुछ जो जयगांव के विषय हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर कवर किया जाए। और हो सकता है कुछ टॉपिक्स हम लोग चर्चा में नहीं शामिल किए होंगे, समय का नज़ाकत है, हम लोग ज़्यादा देर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी जयगांव वासी, आप सभी हमारे दर्शकों से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर जानकारी हो, कोई भी अगर टॉपिक हो, मुद्दा हो, हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारियाँ साझा कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी हो, हम लोग उसे जानकारी को ब्रॉडकास्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के पास पहुंचाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ें और जयगांव को और हमारे जो आसपास के जगह है उसको और बेहतर बनाने में हमें मदद करें। हमारे साथ आज दीपेन वीक के न्यूज़ पोर्टल के एडिटर दीपेन छेत्री जी, और वॉइस ऑफ कालचिनी के एडिटर संजय साहनी जी, और मैं स्वयं विजय कुमार गुप्ता जयगांव मिरर्स के लिए आज सभी के समक्ष आज हाजिर थे। और इसी तरह से हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आप सभी के समक्ष जानकारियाँ साझा करते रहें। इसी तरह से हमारे चैनलों को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।